अस्सलामुअलैकुम, 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 अस्सलामुअलैकुम। सेंटर कैमरा है, अस्सलामुअलैकुम स्विच कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दानी क्या कर रहे हो तुम? अच्छा anyway, very good morning to you. I hope that you guys are doing well. I am absolutely fine, absolutely fine. And सबसे पहले तो congratulations team Australia for winning the World Cup. It was an amazing, amazing, amazing match. Wherever, if you are an Australian and you were watching the match yesterday, you know, it was unbelievable. You guys played your heart out, and congratulations, a win that you really, really, really deserve. On the other hand, Team India, thank you for giving us such wonderful memories. बहुत बहुत शुक्रिया. You guys have played your hearts out. कल नहीं हो सका, कल आपका दिन नहीं था. It was probably one of the worst days to have one of your best teams lose. So but that's okay, that's okay. You have nothing to be ashamed about. You have nothing to be sorry about. You guys did an amazing job, and I think this is the beginning of a long battle between India and Australia, because I think yesterday it was very evident that these two teams are really the best, and बाकी टीमों को catch up करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा. But congratulations to Team India, congratulations to Team Australia, and of course congratulations to all the Indian Cricket Board जिन्होंने इतना बड़ा world event जो था वो सजाया था, and it was spectacular. So it was amazing. तो ये हमारी तरफ से मुबारकबाद आपके लिए. और आज के शो की बात करते हैं, लेकिन आज के शो से पहले बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें, कुछ बातें करना, जिसमें कुछ लोगों ने हमें कॉल करके ये कहा कि साहिर भाई शो बहुत अच्छा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम माय यंगर ब्रदर, बिकॉज ही डजंट वॉच टीवी. मेरा जो छोटा भाई है वो टीवी नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता, और वो कम तारीफ़ करता है. व्हेन ही सेज कि आपका शो देखा जा रहा है, इट मीन्स आपका शो देखा जा रहा है. तो इट्स रियली रियली गुड. तो येस्टरडे ताहिर वाज विजिटिंग मी डे बिफोर येस्टरडे, एंड ही सेड कि मुझे लग रहा है कि कुछ शो का ना थोड़ा आवाज़ आ रही है. मैंने कहा ओके, देन दैट्स रियली रियली गुड, ही डजंट से एनीथिंग. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग. हमने कुछ चेंजेस भी किए हैं, आज से आपको वो चेंजेस भी नज़र आएंगी. हम आपके पास आ रहे हैं. मैंने आपसे कहा था ये शो सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारा शो है, तो मैं आपके पास भी आऊँगा. और अभी तो मेरी टीम आ रही है, फिर बाद में मैं भी आऊँगा. और फिर ये सिर्फ शो कराची का नहीं है, ये शो लाहौर का नहीं है, ये शो मुल्तान का नहीं है, पेशावर का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का शो है, बल्कि पूरी दुनिया का शो है. बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम आपके पास ज़रूर खुद ही चल के आ जाया करेंगे. सो आज जो हम शो पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम बच्चों की निगहदाश्त की. निगहदाश्त से मुराद बच्चों की तरबियत की. अब जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें. जुगनू को, और ये परवीन शाकिर ने बहुत पहले लिखा था, लेकिन आज बिल्कुल सच है ये. जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए. तो बात सिंपल है और बड़ी कमाल बात है. ये परवीन शाकिर साहिबा का शेर था. तो बड़ी कमाल बात है कि अब हर चीज़ के अंदर बच्चे लॉजिक तलाश करते हैं, और अब आपको बच्चों की तरबियत करने से पहले खुद अपनी तरबियत करना बहुत ज़रूरी होगा. बिकॉज इससे पहले कि आप उन्हें कुछ बताएं, आपको सुनना बहुत ज़रूरी होगा. हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उसके बाद हम ब्लेम करते हैं कि हमारी तो नई नस्ल ऐसी है, हमारी तो नई नस्ल. ऐसा कुछ नहीं है. नई नस्ल भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार करती है, वो भी उतना ही चाहती है कि आपकी इज़्ज़त करे. द ओनली प्रॉब्लम इज़ अब बहुत सारे नॉर्म्स जो हैं वो चेंज हो गए. बुनियाद चेंज नहीं हुई है, नॉर्म्स चेंज हुए हैं. बुनियाद हमेशा एक ही रहती है, वो अक्सर औकात तब्दील नहीं होती, लेकिन नॉर्म्स आपके फ़ी ज़माना बदलते रहते हैं. अब एक ऐसा दौर जहाँ पेन जो है वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है, पेन ऑब्सोलीट होता जा रहा है. अब आप क्या करते हैं? अब आप सिग्नेचर्स नहीं करते, अब आप टेलीफोन पे सब कुछ पे करते हैं. इस मेरे मोबाइल फ़ोन में हर चीज़ है, इससे मैं हर चीज़ पे कर सकता हूँ. मेरे क्रेडिट कार्ड से लेकर मेरी गाड़ी का बिल से लेकर मेरे बैंक से हर चीज़, एवरीथिंग इज़ पेड बाय दिस. यू डोंट यूज़ मनी. अब तो प्लास्टिक मनी भी, एक ज़माने में कहा जाता था ना कि प्लास्टिक मनी है, अब तो प्लास्टिक मनी भी नहीं है. अब तो पेपर मनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्लास्टिक मनी भी एग्जिस्ट नहीं करता, अब डिजिटल करेंसी एग्जिस्ट करती है. सो इस ऐसे दौर के अंदर अगर हम ये सोचें कि हमारे बच्चे हमें पलटकर जवाब नहीं देंगे, वो जवाब नहीं दे रहे, वो इंक्विजिटिव हैं, वो पूछ रहे हैं, आपसे लॉजिक चाहते हैं. अगर आप उन्हें किसी काम से मना कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उसकी लॉजिक बताई जाए. और ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन हम अचानक से रैश हो जाते हैं और हम ये कहते हैं नहीं, चूंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, चूंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, चूंकि मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ, इसलिए तुमको मेरी बात मानना ज़रूरी है. आई नो ये किसी हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन आप बच्चों को भी देखिए, किसी हद तक वो भी ठीक कह रहे हैं. तो एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि हमारी प्लेसिंग है कहाँ, हमारी जगह कहाँ है. अभी हम बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हैं. हमने कुछ लोगों को अप्रोच किया,
आज के दिन के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से उन्होंने क्या कहा मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं, ताकि उसके बाद हम बात को, और ये बहुत सारे लोगों से हमने बात की, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम आपको थोड़े थोड़े से उनके तासुरात दिखाएंगे, फिर कुछ अपने मेहमानों से बात कराएंगे, फिर कुछ आपकी कॉल्स लेंगे। और मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि आपके घर में बच्चों की तरबियत के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं। लेकिन पहले देखते हैं वो पैकेज जो हमने बनाया था आपके लिए, कुछ सवालात हमने किए और जो जवाब उनके हैं वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। आजकल बच्चों की तरबियत में पेरेंट्स का ज़्यादा कसूर है। बच्चे तो वही कुछ सीखते हैं ना जो पेरेंट्स उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। बस मैं तो ये कहती हूँ कि मदर्स को जो है वो बच्चों को पूरा टाइम देना चाहिए, मतलब ख़ुद उनकी निगहदाश्त करनी चाहिए। जैसा आजकल नौकरों के ऊपर डाल दिया जाता है या किसी और के हवाले फिर मदर्स जॉब करना शुरू कर देती हैं, उसकी वजह से मदर्स जो है प्रॉपर अपने बच्चों पे फोकस नहीं करती ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन जो फैक्टर है वो टाइम का वो है ना देना। पेरेंट्स का जो एक सिटिंग होती थी पुराने ज़माने में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बच्चों की एक सिटिंग होती थी, उनको टाइम दिया जाता था, वो अब बहुत कम फैक्टर हो गया। आजकल हम लोग इसलिए नाकाम हो गए हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत पे टाइम नहीं दे पा रहे, फोकस नहीं कर रहे बच्चों की तरबियत पे। मीडिया का दौर आ गया, मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, पेरेंट्स हैं हम अपने मोबाइल सेल लेके बैठे हुए हैं, बच्चे हैं तो वो अपने मोबाइल सेल लेके बैठे हुए हैं। नहीं, आजकल के दौर में तो मैं ये नहीं समझ रही कि वालिदैन जो हैं वो वैसी तरबियत करें जैसी। ऑलराइट जी, बिल्कुल सही बात है। एक बात जो उन्होंने कही वो देखिए, मोबाइल का दौर आ गया है, मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। अब एक मंजर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि एक कमरा है जिसके अंदर 2 बच्चे हैं, एक माँ है और एक बाप है, और चारों के हाथ में मोबाइल है और चारों अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब इमेजिन करें क्या वहाँ तरबियत हो सकती है। जब बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है, ये लो मोबाइल, इसके अंदर अपनी मनपसंद की चीज़ देखते रहो। जब बच्चा रोता है तो बाप क्या कहता है, सुनो तुम मेरे साथ आए हो, ये लो मोबाइल, मुझे काम करने दो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। तो हमारी तरबियत की, पहले जो एक ज़माने में कहा जाता था माँ तरबियत गाह है, अब मोबाइल ने वो जगह आहिस्ता आहिस्ता ले ली है। आई नो कुछ लोगों को शायद ये बात मेरी नागवार गुजरे, लेकिन क्या ये सही नहीं है? अब हर चीज़ जो सीखी जा रही है, सिखाई जा रही है, वो मोबाइल से सिखाई जा रही है। अच्छा, फिर इसके बाद आपका बच्चा क्या देख रहा है, इस पे भी आपका कोई बहुत बड़ा इख्तियार नहीं है। आपका बच्चा कुछ भी देख सकता है और इसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो पहली बात की थी जिन्होंने, उन्होंने कहा था जी कसूर वालिदैन का है, तो आई काइंड ऑफ एग्री विद इट, आई काइंड ऑफ एग्री। जब आप अपनी नस्ल को टाइम नहीं देंगे, अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, तो क्या होगा, तो इसी किस्म के प्रॉब्लम्स का हम शिकार रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम टाइम क्यों नहीं दे पाते। उसका बड़ा सिंपल रीज़न है, माँ को भी काम करना है, बाप को भी काम करना है, पैसे बनाने हैं, बिकॉज जो लाइफस्टाइल हमने अपना लिया है वो बहुत डिफरेंट है। और मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर फिर जब हम बहुत बड़े स्केल पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हुकूमतें भी ज़िम्मेदार होती हैं उन ममालिक में जहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है। इस वक्त रोटी के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, सेहत का मामला बिल्कुल गलत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब मिल के एक माशरा बनाता है, और माशरा बनता है इन तमाम चीज़ों से। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ साहिब, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहा है? अस्मा मुल्तान से। अस्मा ओ वाह, अस्मा आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है साहिब, और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। जुल्फकार कैसे हैं? जुल्फकार ठीक है, ऑफिस गए हैं माशाल्लाह। ऑलराइट ऑलराइट, आपकी खुद तबीयत ठीक है ना? मेरी ठीक है तबीयत, चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये जी टॉपिक के हवाले से कुछ कहिए। जी, टॉपिक के हवाले से एक छोटी सी, बाकी तो सारी बातें कह चुके हैं, या जो आई थी लेडीज उन्होंने कहा, एक मैं बात और ऐड करूंगी इसमें कि आजकल की जो नस्ल है, छोटे बच्चे जो हैं या यंगस्टर्स हैं, वो हमसे ज्यादा ऑनेस्ट हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, मैं ऑनेस्टी के इस हवाले से कह रही हूँ कि जैसे हम लोग थे अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं डर जाते थे और फिर बात छुपा लेते थे, आज के बच्चे आराम से शेयर करते हैं हमसे, और वो कॉन्फिडेंस हमने ही शायद कहीं दिया हुआ है उनको। चले अस्मा, मैंने तो अपने घर में अस्मा बहुत फ्रेंडली माहौल रखा कि आप लोग हमसे सब शेयर करें, हम आपके मसाइल हल करेंगे, कुछ वो हमें मशवरे देंगे, कुछ हम उनको सिखाएंगे। चलें अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, इस वक्त मुझे ब्रेक पे जाना है, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मा के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, आप इनको नहीं जानते लेकिन मैं इनको जानता हूँ।
बस ये याद रखिए, इनकी सेहत के लिए दुआ करते रहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी से इस वक्त भी लड़ रही हैं और जो करेज इनकी है वो मैंने बड़े कम लोगों में देखी है। थैंक यू अस्मा फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक है जी। जो है ना बड़ों के बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं रहा, और जो है ना ये जो मोबाइल है ना इसने पकड़ के ना सब कुछ जो है तबाह कर दिया पकड़ के। अब बड़ों के पास बैठने का टाइम नहीं है, ठीक है, इस वजह से बच्चे जो कुछ ज़्यादा जो है ना वो हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी बुज़ुर्गों की ज़रूरत है इनको, तो जिसकी वजह से जो है ना ये मसला है। हमें फौरी तौर पे ऐसे लगता है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही नहीं कर रही है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा सख्त रवैया कर रहे हैं। लेकिन हमें बाद में जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है उसके साथ हमें एहसास होता है कि वालिदैन जो कहते हैं, जो करते हैं हमारे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि वालिदैन से अच्छी तरबियत और वालिदैन से अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता इस दुनिया में। वालिदैन जो होते हैं ना वो उनकी ज़िंदगी निकली होती है इस चीज़ से, वो एक उम्र गुजार के गए होते हैं बिल्कुल आगे, तो उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है, पता होता है। नहीं, मेरे पेरेंट्स तो मतलब वो मुझे जो सही का सही सिखाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि अगर मोबाइल फ़ोन पे भी अगर है अभी देख रहे होते हैं तो वो इस तरह नहीं है कि हम पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने हमें सही गलत का बता दिया है, हमें पता होता है। अगर हम कॉलेज में जा रही हूँ मुझे पता है कि मेरी क्या मेरी Alright जी, once welcome back in the studios we have got Professor Shujaat Ali Khan साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया for being here, बहुत बहुत शुक्रिया। We have got Dr. Anha Kamal साहिबा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show। फतिहा अशरफ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका for being here on the show। and मरीम नकवी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बात जो हो रही है बच्चों की तरबियत के हवाले से हो रही है, विल स्टार्ट विद यू मरियम। आप बच्चों से बात भी करती हैं, उनको डायरेक्टली आपका कांटेक्ट भी होता है उनसे, सो डू टेल, असल में प्रॉब्लम है क्या? वालिदैन को ये शिकायत है कि बच्चे बहुत बदतमीज़ हो गए, वालिदैन को ये शिकायत है कि वो पलट के जवाब देने लगे, बच्चों को ये शिकायत है वालिदैन सुनते नहीं हैं, तो क्या? हाँ सर, देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड इट। हम लोगों ने कभी नोट किया जो हमारे पेरेंट्स थे उनको इतनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती थी, बिकॉज तब डिजिटल मीडिया नहीं था, गैजेट्स नहीं थे। अब फादर हु इज सिटिंग, लास्ट टाइम यू टोल्ड दैट स्क्रॉलिंग, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को कैसे स्क्रॉलिंग से, मैं आपको बताऊं, देयर इज अ मूवी कॉल्ड गुड बाय, आप वो देखिए, वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इट्स अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म है। ऐसा नहीं प्लीज, मुझे मतलब हर आदमी हर चीज़ देख रहा है, तो मैं वैसे बता रहा हूँ, उसको आप देखिए। वो जिक्र है एक एक वहाँ एक फौतगी हो जाती है, उसका उनकी वाइफ मर जाती हैं, तो उनको दफनाने के लिए उनकी जो समाधि है वो लेके जा रहे होते हैं, तो उसमें जो उनकी चिता वगैरह जलती है, उसके बाद वो जो मनाजिर है ना कि वहाँ चिता रखी हुई है और लोग अपने मोबाइल पे कोई सेल्फियाँ ले रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी हैव बिकम। या वी आर डूइंग, एग्रीड। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो फिर इससे निकला कैसे जाए? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है। पेरेंट्स बहुत सारे ऑफिस में आते हैं बच्चों के डिफरेंट इश्यूज लेकर, लाइक कि वो बात नहीं सुनता और मेरी बात मानता नहीं, वो कितना टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करता है। हमारी मदर, मेरी स्पेशली, या आप लोगों की, हमें रात को सोते वक्त कोई ना कोई स्टोरी सुना देती थी, कोई इस्लामी वाक़या सुना देती थी। अब पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें, और उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी? यही कि बच्चा जो है मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आजकल बच्चों के जो इश्यूज़ हैं उनमें बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उन्हें सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने मुझसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है ना, बच्चों की थेरेपी स्टार्ट करवानी है, तो उनका मोबाइल फ़ोन बंद करवाएं। तो वो कहते हैं हम मोबाइल फ़ोन, आपने कभी ये नहीं कहा कि वालिदैन का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए? वालिदैन के तो करती हूं, बच्चों के ट्रीटमेंट पे बात क्यों आ जाती है? देखिए, मुझे लगता है हम बड़े जो है ना वो थोड़ा सा खामा खा का ना लीवे बहुत ज्यादा लेते हैं। आप इमेजिन करें हम बच्चों का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, जबकि बच्चे ने वही सीखा जो वालिदैन ने सिखाया है या माशरे ने सिखाया है। तो पहले तो आप माशरे का ट्रीटमेंट करें ना और वालिदैन का ट्रीटमेंट करें। दिस इज माय थॉट। बिल्कुल, वालिदैन की तो थेरेपी करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपने मोबाइल फ़ोन नहीं देता, तो आगे से उनके पास आर्ग्यू होते हैं कि हम फ़ोन इसलिए बच्चों को देते हैं कि वो इंग्लिश बोलें, कार्टून्स देखें, तो हमारे एक दोस्त हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सच्चा वाक़या, हमारे एक दोस्त हैं, तो उनका बच्चा बहुत बदतमीज़ था, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास उसको लेके गए, तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा तुम दोनों टॉक्सिक हो इस बच्चे के लिए यानी तुम दोनों टॉक्सिक हो। मतलब इट्स नॉट द किड, इट्स यू हु आर टॉक्सिक। तो खैर एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे साहिल भाई? ऑल गुड जी। आपका नाम? मेरा नाम फातिमा है और मुझे आपसे सवाल करना था जी फातिमा, आज के प्रोग्राम के हवाले से जी,
कि मेरा बच्चा गुस्सा करता है और हाथ उठाता है, तो क्या करना चाहिए इस हवाले से? हाथ उठाता है और गुस्सा करता है? जी। किन बातों पे गुस्सा आता है उसको? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेगा, अगर हल्का सा मना कर दो तो वो अजीब सा रिएक्शन देने शुरू कर देगा। और क्या बात जायज भी हो तो फिर भी गुस्सा करता है। और क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र 10 साल। 10 years। ओके डॉक्टर साहबा, इनका क्वेश्चन ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अब जब भी कोई और हाथ भी उठाता है। हाँ। जब भी कोई बिहेवियर आता है उसके पीछे एक रूट कॉज होती है। अब वो रूट कॉज इन्होंने देखनी है कि क्या वजह क्या है। बिला वजह बच्चे गुस्सा नहीं करते। जिस तरह इन्होंने बात की है कि स्क्रीन टाइम की बात की है, मेरे पास जब आते हैं बच्चे को लेके तो वो मुझे एक कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा पहले बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहा था, देन हमने एकदम से हमें डॉक्टर ने कहा है कि कट कर दें, हमने इसकी स्क्रीन 0 कर दी हुई है, अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। स्क्रीन का मतलब मोबाइल या आईपैड? मोबाइल जो है। अब देखें, अगर आपने स्क्रीन भी 0 करनी है तो उसका भी एक तरीका है, मेथड है। आपने ग्रेजुअली टैपर ऑफ करनी है। एकदम से एक चीज़ बच्चे से आप ले लेंगे, बच्चा इतना एडिक्ट है, वो खाना भी खा रहा है, वो स्क्रीन देख रहा है, वो आप कोई काम कर रहे हैं फिर भी आपने उसको स्क्रीन दे दी कि बेटे आप ये ले लो मैं ये काम कर लूँ, वो सारा दिन एक बच्चा स्क्रीन यूज़ कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं, क्योंकि मैं अर्ली इंटरवेंशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं, तो उनका अगर स्क्रीन टाइम में कभी पूछते हुए कहते हैं 16 आवर्स है, 18 आवर्स है, जब सो के उठता है तो इतना ज़्यादा। बहुत से पेरेंट्स ये भी एक बता रहे हैं कि इतना बच्चा स्क्रीन यूज़ कर रहा है। अब वो स्क्रीन पे जो देख रहा है वो फिर वैसे ही बिहेव करेगा। बच्चे क्या करते हैं, बिहेवियर्स इमिटेट करते हैं, ऑफ कोर्स उनके इमिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो मेरा दोस्त था, जब वो लेके गया अपने, मतलब वो उसकी वाइफ और वो लेके गए उसके पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, उसने कहा तुम दोनों इस बच्चे के लिए टॉक्सिक हो, तुम दोनों को इसका पेरेंट ही नहीं होना चाहिए। ये बच्चा अगर आज बदतमीज है तो तुम दोनों की वजह से। क्योंकि पेरेंट्स को साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे से पहले पेरेंट्स के साथ काम किया जाता है। और जब मैं थेरेपी स्टार्ट करनी होती है, वो कहते हैं जी हमने आप ही से थेरेपी लेनी, तो मैं कहती हूँ कि आप सारे मिलके मेरे साथ काम करेंगे, उसमें वालिदैन भी होंगे, दादा दादी भी होंगे, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो हम सब मिलके थेरेपी कर रहे होते हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रही बिहेवियर पे काम। अच्छा शुरा साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, ये बच्चों पे कितनी असरअंदाज होती है? अगर घर में बच्चा यही देख रहा है कि लड़ रहे हैं माँ बाप, तो फिर बच्चे का बिहेवियर भी उसी सिस्टम होता है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब बड़ा खूबसूरत, बड़ा रेलिवेंट टॉपिक आज के इस दौर से मुताल्लिक। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि इसमें देखना ये है कि बच्चा देख क्या रहा है। ये जो पहले 7 साल होते हैं ना, ये डाउनलोडिंग एज होती है। बच्चा इसमें डाउनलोड करता है जो कुछ उसको अवेलेबल है। अब जिस एज की हम बात कर रहे हैं, हम 2 एजेस को कंपेयर कर रहे हैं। जिस एज में हम थे, हमारे पास लिमिटेशंस थी, इतना एक्सपोजर नहीं था। अब जितना एक्सपोजर है उतना कंट्रोल नहीं है, उतना उसको हम जो है ना मैनेज नहीं कर पा रहे। पहले हम स्कूल के हद तक थे, कॉलेज की हद तक थे, पेरेंट्स के साथ थे, बाज़ार में चले गए, शादी गमी थी। अब पूरी दुनिया जो है वो हमारी रीच और रेंज के अंदर है। बिल्कुल। अब वहाँ से जो कुछ भी आ रहा है उसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहे हम लोग। अब वो क्योंकि बच्चे का 7 साल की जो एज है, यहाँ बच्चा सिर्फ डाउनलोडिंग करता है, उसको नहीं पता कि वैदर इज राइट और रॉन्ग। इन द मीन टाइम बच्चे की हैबिट्स डेवलप हो चुकी होती हैं। ट्रेनिंग असल में क्या, हैबिट फॉर्मेशन का नाम है। अब ये हैबिट फॉर्मेशन की है कि वो इतना कुछ देख चुका है, इतना कुछ सुन चुका है कि अब उसके इमोशंस जो हैं वो आपके इमोशंस के बिल्कुल अपोजिट चले गए, कॉन्ट्ररी चले गए हैं। अब हमारे इमोशंस और उसके इमोशंस के दरमियान कहते हैं कोलिजन होता है, एक तसादम होता है। वो इस बात को एक्सेप्ट करने की तैयारी, जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, वो मैंने सुना नहीं है, देखा नहीं। उसे दो कल्चर्स के दरमियान कंफ्यूज हो गया। दो कल्चर्स के दरमियान जो है एक टेलीफोन कॉल शुजा साहब, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका नाम? मैं जीनत बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी कैसी हैं जीनत, आप ठीक हैं? हेलो जी जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी कहिए, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तो वक्त चल रहा है सही, मिसाल के तौर पे अगर आई एम सॉरी, अपने बच्चों की कोई सही परवरिश करते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं, आगे जो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? बच्चे कैसा करते हैं? मेरे 2 सवाल हैं। एक ये कि अगर औलाद से कोई गलती हो जाए तो औलाद से गलती हो जाए तो क्या हो? तो फिर माँ बाप माफ क्यों नहीं करते?
तो माँ बाप बात क्यों नहीं करते? अच्छा, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल दूसरा ये है कि अगर बच्चे कोई भी गलती करें तो माँ बाप पे क्यों ये इल्जाम होता है कि ये सब तो इनके माँ बाप की गलती है? ओके ओके, ये आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, सवाल ही है ना आपका? जी जी। ऑलराइट, चलिए आप फोन रखिए, उसके बाद मैं इन लोगों से पूछूंगा कि इसका जवाब क्या है, लेकिन इससे पहले इश्तहारात आते हैं और अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। सो इश्तहार देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। Alright जी, once again welcome back and Amina has joined us from Karachi, so let's say hello to her. अस्सलाम वालेकुम अमीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि बच्चे या वालिदैन में से कसूर किसका है? अगर औलाद बिहेव नहीं कर रही है या थोड़ी सी बदतमीज़ हो गई है तो, या थोड़ा सा मिसबिहेव करती है, जवाब देने लगती है, तो कसूर किसका है? देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। इसमें बच्चों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। हम सबसे पहले जो है, आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके, देखिए सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, अगर बच्चे किसी चीज़ में, जैसे कि अभी मैं यही सुन रही थी कि शाउट करते हैं, बच्चे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, तो इसमें कहीं भी बच्चों का कोई कसूर नहीं है। देखिए, बच्चों की जो तरबियत, बच्चों को नसीहत, नसीहत करने से पहले जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। पेरेंट्स को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। बच्चों को कभी भी वो नसीहत से बात नहीं समझते। बच्चे जो अपने आसपास माहौल देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल देख रहे हैं, उसको वो कैच करते हैं। ओके, तो आपके ख्याल में वालिदैन की भी तरबियत होनी चाहिए, पेरेंटिंग की भी एग्जैक्टली हमें उसी पे वर्किंग करनी चाहिए। कि देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को मोबाइल बच्चों ने मोबाइल लिया हुआ है और बच्चे ऐसे करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मोबाइल दिया किसने है? इसमें मैं कहीं भी ये नहीं समझती कि बच्चों की कोई गलती है, बच्चों का कसूर है। आजकल अगर बच्चों में पेशेंस नहीं है तो पीछे हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। वजह जो है ना कहीं हमें जाके पेरेंट्स में नजर आती है। वो वजह यहीं से बच्चों ने जो है देखा है, वो हम चाहे नॉर्मल अपनी लाइफ में भी देखें ना, नॉर्मल रूटीन में। अच्छा, चलें, ये तो हमने डिसाइड कर लिया। अब मैं ज़रा प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए, एक बड़ा अजीब सी बात है कि आप कंपैरिजन करते हैं एक बच्चे का दूसरे बच्चे से। क्या ये दुरुस्त है? मतलब ये पेरेंटिंग की कौन सी वो मंतक है जब बताया जाता है तुमने उसके बच्चे को, और आज तक भी ये इस्तेमाल होता है। अगर आपके ग्रेड्स कम आ जाएं तो भी आपको मिसालें दी जाती हैं। बच्चे सो मच सो, मैंने ये देखा है, मेरे पास, वो शुक्र है वो हुआ नहीं, लेकिन मेरे पास एक कॉल आई थी जहां एक बच्चा, ही वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू गेट देयर एंड उसको हमने बाद में, वो एवरीथिंग जस्ट वाज ऑल राइट। लेकिन इतना प्रेशर, क्या ये दुरुस्त है? सर बिल्कुल 100% ये गलत चीज़ है। आपकी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं एक जिस्म के अंदर, वो तो दो बिल्कुल अलग आइडेंटिटीज़ हैं। अल्लाह ने दोनों के अंदर डिफरेंट टैलेंट्स रखे हैं। 85% जो आप हैं वो हम सब हैं, जो मैं हूँ पूरी कायनात 85% वी आर सेम। 15% जो अल्लाह ने आपको बनाया है या हम में से किसी को बनाया, वो सेकंड उसने नहीं बनाया। उस 15% को हमने फाइंड आउट करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये हमारा ये क्लियर नहीं हो सका कि जिस तरह आप एक मैनेजर अपॉइंट हुए हैं तो आपने उससे ऊपर जाना है, तो यू नीड सम कोर्सेज। जब आपके यहाँ औलाद हो गई है तो औलाद होने का मतलब ये है कि नाउ यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, उसके बारे में पास का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, कोई क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है। यू लर्न एज यू ग्रो। या आपने पेरेंट्स को देखा है, और हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम का बड़ा खूबसूरत कौल मुबारक है। आप फरमाते हैं कि बच्चों की तरबियत अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, हालात के मुताबिक करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई, रियाज खान बोल रहा हूँ, मानव कॉलोनी कराची से। कैसे हैं रियाज भाई, ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका प्रोग्राम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और बहुत खुशी हुई होती है जब आपको सुबह सुबह मॉर्निंग शो में देखते हैं, हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं बच्चों? सर, बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को अपनी एक सलाहियत दी हुई है, और ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो पढ़ने में अच्छा होगा या फिर खेलने में अच्छा होगा। हर एक अपनी अपनी एक
कैटेगरी है। तो मेरी वालिदैन से आपके चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है कि जनाब आला, अगर आपका घर में एक साथ रहते हैं ना लोग, 4-5 भाई, 2 भाई, 3 भाई, तो अपने बच्चे को, अगर एक बच्चा अच्छा है तो उसको ये ना कहें कि जी वो देखे वो पढ़ाई बहुत अच्छा करता है, तुम निकम्मे हो, ये हो वो। जब आप उसको डिग्रेड करते हैं, मेरी उन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले जो रोल मॉडल, जो हीरो होता है वो अब वालिद और वालिदा होती है, और जो बैकअप, अगर वालिद और वालिदा अपने बेटे को बैकअप करती रहेंगी, शाबाश शाबाश, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत आगे तरक्की करेगा। जब पहले सीढ़ी में उसको झटका लगेगा, उसको कह दिया जाएगा कि तुम निकम्मे हो, तुम आराम हो, तुम कामचोर हो, तो वो कहेगा वैसे ही मुझे घर से ये खिताब मिल गए, तो बाकी अगर बाहर कोई कह रहा है तो क्या होगा, क्योंकि माँ वो हस्ती है जो बेटे को बनाती है। तो मेरी माँ और बापों से ये दरख्वास्त है कि जनाब आला, आप ही वो नर्सरी है जिसने इस मुल्क के लिए वो लोग आगे कर रहे हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा हर बच्चे की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा होगा, कोई फुटबॉलर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो जो जहाँ है उसको वही लगे रहने दे और शाबाश तालियां बजाते रहे कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इंशाल्लाह वेरी गुड करते हुए वो कहीं ना कहीं जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा क्यों होता, क्यों कंपैरिजन क्यों होता? रियाज की कॉल मुझे बहुत पसंद आई है, ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली पुट, थैंक यू सो मच रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यस मैम। पेरेंट्स दूसरे बच्चों के साथ ही इवन आपस में बहन भाइयों का भी अब कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। ये परसों मेरे पास केस आया हुआ, तो वो कह रही थी वो वाला बच्चा तो ऐसे नहीं करता, ये क्यों ऐसे करता है? हमारे एक दोस्त के बच्चे ने, मेरे सारे दोस्तों के बच्चे ऐसे ही हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कंपेयर किया, उसके बच्चे को देखा, उसने कहा उसके फादर को देखा है, मतलब उसका अब्बा शुरू में कल उसके बाप को देखा है। तुम लोग तो ऐसी बातें करो। अब आज का दौर तो यही है ना, मतलब वो पलट के उसने पूछा, उसने कहा तुमने उसके बच्चे को देखा? उसने कहा हाँ मैंने देखा है। तुमने उसके बाप को देखा है? कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स करना शुरू हो गया। इसके अलावा घर में अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कोई अजीब ही टॉपिक छेड़ दिया, कॉल पे कॉल, एक और कॉल आ रही है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, भाई आइला सर बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? ठीक है सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? आपका प्रोग्राम मैं टीवी 1 पे भी देखती थी सारे प्रोग्राम, और आपके तमाम प्रोग्राम ही मैं देखती थी, और आपकी जो कंपनी का मोर ब्यूटी से मैंने कम बेच मेरे ख्याल में 1.5 लाख की मैंने शॉपिंग की है। थैंक यू। और आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, खास करके आपके जो ऑयल जो से वो लगाते हैं, ऑब्जेक्शन सीरम, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपकी हर वो जो बालों के लिए तेल है, हर चीज, मेरी इतनी हसरत थी, आपकी कंपनी का हर बंदा मुझे जानता है। अच्छा, मैंने इतनी शॉपिंग की है। थैंक यू। अच्छा मुझे ये तो बताइए आज टॉपिक के हवाले से क्या है? सर मुझे कोई टॉपिक के ऊपर उठी, मैंने कहा मेरी हसरत से साहिल भाई से बात करूं और मैं उनको बताऊं कि मैंने आपकी कंपनी से इतनी सारी शॉपिंग की है। आपका वो क्या नाम है 5000 वाला जो फेशियल है वो भी मैंने अभी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरी हालत जो बहुत शुक्रिया तुम लोग भी ना, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू फॉर दैट, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको अपनी तरफ से कोई चीज़ ज़रूर फ्री भेजूंगा, इनको कॉल करिएगा, मेरी तरफ से गिफ्ट होगा वो। थैंक यू। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई एम रियली सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। लेट्स टॉक टू जावेद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का, हमसे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आई जंप राइट इनटू इट। मुझे ये बताइए, एक बहस चली हुई है कि कसूर किसका है, वालिदैन का या बच्चों का? बच्चे अगर सर्टन वे में बिहेव करते हैं तो क्या वालिदैन इसके जिम्मेदार हैं या बच्चे खुद जिम्मेदार हैं या ज़माना जिम्मेदार है, क्या है सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर बिस्किट बनते थे, तो अब वो बिस्किट अच्छे नहीं बन रहे, वो भुरभुरे बन रहे हैं और वो खस्ता नहीं है, उसमें से स्मेल आ रही है। तो और बिस्किट का कसूर है या फैक्ट्री का कसूर है? तो बच्चे तो जब इस दुनिया में आते हैं तो वो बिल्कुल ही होते हैं क्लीन स्लेट, बिल्कुल उनके ऊपर जो भी पैटर्न लिखा हो, उनके ऊपर जो भी उनका सारा जिंदगी गुजारने का एक पूरा हिसाब किताब बनना है, वो तो उनका माहौल और उसके वालिदैन के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा अगर हमें आज का नौजवान नजर आ रहा है
कि वो अप टू मार्क नहीं है या उसके किरदार की तशकील के वालिदैन का और उस पूरे माहौल का है जिसमें रहकर उसकी तरबियत होनी है। ओके ओके, तो डॉक्टर साहब आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, कैन यू हियर मी? जी आई कैन हियर यू वेरी वेल। ओके 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 ओके, मैं एक टेलीफोन कॉल लेता हूं, उसके बाद डॉक्टर साहब आप ही की तरफ आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हम और किया था, हमने अपने गेस्ट से किया था कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अब वो जगह ऐसी, इस जगह पे हम आ गए जहाँ पे अगर बच्चों से ये कहा जाए कि उसको टेपर ऑफ किया जाए या कम किया जाए स्क्रीन टाइम को, तो वो स्क्रीन टाइम अब कम नहीं हो पाता। तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या इसमें कहीं ना कहीं इस गैजेट का कसूर है या गैजेट देने वाले का कसूर है? और इसको अगर टेपर ऑफ करना हो तो क्या टिप्स देंगे कि किस तरह से टेपर ऑफ किया जा सकता है इसको? जी साहिब भाई, मैं तो ये समझता हूं कि पहले जिंदगी के 5 सालों में बच्चे को स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। अच्छा, और मैं अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पे बताता हूं कि ज़ाहिर है अपने बच्चों के सिलसिले में तो मुझसे बहुत गलतियां हुई, मगर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पे मैंने ये आजमा के देखा है कि अगर आप उसको बिल्कुल भी स्क्रीन ना दिखाएं तो उसकी तरबियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। देखिए, बच्चे को तो पता नहीं है कि क्या खिलौना है, जो चीज आप उसको लेके देंगे वो खिलौना बन जाएगी। तो बच्चों को जो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, उसकी रीजन ये है कि बच्चा अपने इर्द गिर्द देखता है कि माँ ने भी 2 फोन पकड़े हुए हैं और बाप ने भी 2 फोन पकड़े हुए हैं। ये जो, जैसे मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था, ये स्क्रीन टाइम का प्रॉब्लम तो घर के अंदर स्क्रीन के होने का प्रॉब्लम है। एक बच्चा जो 3 साल का है, उसका तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो एक मोबाइल 40,000 का खरीद सके, तो उसके माँ बाप ने ही उसको लेके दिया है ना। बिल्कुल सही। लिहाजा अब अगर एक बच्चा जो है 10 साल का बच्चा स्क्रीन नहीं छोड़ रहा और उसको उसकी एडिक्शन हो गई है, तो मैं तो इसको इसी तरह लेता हूं कि अगर अचानक पता लगे आपको कि आपका बेटा जो है 10 साल का वो चर्स पीने लग गया है, तो क्या करना चाहिए? तो जिस तरीके से उस तरह की वो एडिक्शन खतरनाक है, शायद ये उससे भी ज्यादा खतरनाक एडिक्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात कतई कलामी माफ, मैं एक चीज कहूंगा, ये आपने बड़ा एक बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किया है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये, और मैं बाकी आपसे भी कहूँगा कि आप भी इस पर अगर ऐसा कोई खुदा ना करे ऐसी कोई बात हो जाए जहाँ 10, 12, 13 साल का बच्चा जो है वो किसी सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार होता है, तो बहुत सारे ऐसे ममालिक दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ वालिदैन को सज़ा होती है, बच्चे को जुबिनाइल पनिशमेंट होती है, लेकिन वालिदैन को एक्चुअल सज़ाएँ होती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग सर? जी, मुझे एक्चुअली कानूनी हैसियत का तो पता नहीं है, लेकिन जब बर्तानिया में मुझे ये मालूम है कि आपका बच्चा स्कूल ना जाए तो वालिदैन को पकड़ के ले जाते हैं। बिल्कुल। तो जब अगर वो चर्च पीता होगा तो क्यों नहीं लेके जाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक कि ये इसकी वजूहात क्या है? किस तरह से ये स्टेम करता है बिहेवियर जहाँ वालिदैन ये समझते हैं, इल्ज़ाम देने लगते हैं कि नहीं तुम्हारा ही कसूर है और तुम्हारे अलावा किसी को कसूर नहीं हो सकता? बिकॉज के पेरेंट्स की अपनी अटेंशन डाइवर्टेड है, वो टाइम देते ही नहीं है बच्चों को, तो वो उन्होंने बच्चे को ही ब्लेम करना है। वो पढ़ना ही नहीं चाहते अपने बच्चे को, उनके पास अपने बच्चे का माइंड और सोल रीड करने का टाइम ही नहीं है। ठीक है, वो खुद, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चे को सेल फोन देने वाले ही पेरेंट्स हैं, तो जब मदर ही स्क्रॉल कर रही है, देख रही है, फादर भी आ रहा है ऑफिस से वापस आ रहा है, उसको सेल फोन यूज नहीं करना चाहिए। ही हैज टू स्पेंड टाइम विद हिज किड्स। आउटडोर गेम प्ले कर लो, कुछ और प्ले कर लो, उनको आउटिंग पे ले जाओ, तो दैट। अच्छा, आउटडोर तो अब रहा नहीं, अब क्या किया जाए? आउटडोर तो हर जगह तुमने प्लाजास बना दिए, हर जगह तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बन गए, ग्राउंड्स तो रहे नहीं, अब बाहर की एक्टिविटी है नहीं। सोशल नॉर्म्स हमारे ये हो गए कि फेसबुक पे जो फ्रेंड है बस वही फ्रेंड है, उसके अलावा फ्रेंड नहीं है। बताइए। तो घर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को बताई जाती है कि आप इनके साथ प्ले एक्टिविटी कर लें, क्रिएटिव माइंड कर लें, जैसे कि क्रिएटिव आप इनको टॉयज़ के साथ एंगेज करें। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चे अकेले नहीं खेलते। मैंने कहा अगर आप किचन में हैं तो बच्चों को साथ साथ रखें, उन्हें डेली चीज़ के बारे में बताएं कि बच्चों ये टेबल है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं। जी, एक टेलीफोन कॉल है, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? राशिद मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी राशिद भाई बोलिए। सही बात यह है कि मेरा बच्चा है 9वीं क्लास में, अभी 15 साल का है। ठीक है। लेकिन उसे जो है वो प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई है। वो जनाब कहता है तो मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, और वो कहता है मैं कुछ खा लूंगा, घर छोड़ दूंगा, मतलब हमें धमकियां देता है। मार उसको नहीं सकते हैं, मारे तो वो ज्यादा बागी हो जाएगा। तो आपके पास माहिरीन बैठे हुए, बताएं जी ये जो अचानक मोहब्बत हो जाती है बच्चों को, इसका क्या इलाज है? सर आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी अरेंज मैरिज थी? जी मेरी अरेंज मैरिज थी। ओके, चलें मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब आप बताइए ये अचानक से मोहब्बत क्यों हो जाती है और हमारा मुल्क तैयार क्यों है इतना मोहब्बत के लिए? मीठे लोग।
देखिए बात यह है कि जो हमें साइकोलॉजी कहती है वो तो ये कहती है कि 13 साल का जो शख्स है ना वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एडल्ट है। सर मैं वो आपको अपने फैसले करने। डॉक्टर साहब मैं माजरत चाहता हूँ, वो जी आ रही है आवाज़। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद आपको दूंगा। 13 साल तक बच्चा इंतजार कर रहा होता है, कब वो 13 साल का हो। सर आप प्लीज बात कीजिए। जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो 13 साल का बच्चा है वो एक एडल्ट है। हमारे पेरेंटिंग का प्रिंसिपल जो है ना वो ये है कि हम बच्चे को ऐसे पकड़ के रखते हैं, और हमारा ये ख्याल है कि 30 साल का बच्चा भी जो है वो हमारी मर्जी के बगैर उठेगा नहीं, हमारी मर्जी के बगैर जाएगा नहीं। ये 30 साल का बच्चा कर सकता है अगर हमने 0 ईयर टू 13 साल का जो टाइम है उसमें उन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखा हो जो पेरेंटिंग के प्रिंसिपल है। अगर हमने 5 साल की उम्र में बच्चे को कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस के तौर पर जिंदगी के तमाम जो होने वाले वाकयात हैं वो एक एक्सपीरियंस के तौर पर उससे गुजारा हो और उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑटोनमस किया हो, तो 30 साल की उम्र में भी बच्चा आपको अपना मेंटर समझेगा। लेकिन अगर हमने शुरू में बच्चे के साथ एक सख्ती की है, हमारे ताल्लुकात उससे स्ट्रेन हो गए हैं, तो 13-14 साल की उम्र में बच्चे और आपके दरमियान एक गैप क्रिएट हो चुका है, वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये जो हमारे भाई ने सवाल पूछा है, मैं तो इनको मुबारकबाद देता हूं कि इनके बच्चे के साथ उनका इतना ताल्लुक स्ट्रांग है कि उसने उसको बता दिया है। वो आपसे बताए बगैर भी बहुत कुछ कर सकता था। अब आप आराम से बैठिए, बच्चे के साथ कम्युनिकेट कीजिए जैसे एक एडल्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसको बच्चों की तरह हुक्म मत दीजिए और उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। उसको समझाने की बजाय पहले ट्राई कीजिए उसको समझने की, और फिर ये देखिए कि उसके अंदर कितना वजन है, कितना सब्सटेंस है। हो सकता है जब आप उससे लॉजिकल गुफ्तगू करें तो वो खुद ही ये कंक्लूड कर ले कि ये मेरा फैसला ठीक नहीं है या ठीक है। तो इसके बारे में नाराज मत होइए, उसके बारे में बिगड़िए मत। जब हमने उसको मोबाइल लेके दिया है जिसमें इसको मोहब्बत की दास्तानें चल रही हैं, टीवी पर यही मौजू है, पूरे माहौल के अंदर एक यंग लड़के की और एक यंग लड़की के जिंदगी की एस्पिरेशन में से एक स्पाउस का आना या किसी और शख्स का आना, वो एक आइडियल के तौर पे मुआशरे में मौजूद है। तो आपके बच्चे ने कोई अनयूजुअल बात नहीं की है, बस उसको बैठ के आराम से समझने की कोशिश कीजिए तो आप देखिएगा उसका हल निकल आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करूंगा आप पांचों से, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है, लेट मी टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मैं तंजीम बात कर रही हूँ साहिब भाई से। जी जी बोलिए। हाँ जी, मैं कहना चाह रही थी, मैंने बोला आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लोग बात कर रहे हैं। मैं यही चाह रही थी तो ना क्या नाम इसका, जो बच्चे होते हैं ना माँ बाप खुद उसके जिम्मेदार होते हैं। जो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल पे बच्चे से बात करते हैं। अब देखिए अब 15 साल का बच्चा जैसे मोहब्बत में मुब्तला हो गया, अब ये देखें अब मेरे बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं लेकिन मैंने उनको मोबाइल नहीं दिया। मैं खुद इस बात के खिलाफ हूँ। इसलिए छोटी छोटी उम्रों में बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। ये माँ बाप की खुद गलतियाँ हैं जो बच्चे कर रहे हैं। चले बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं तो मैं पांचों से एक सवाल करूंगा। हमारा पहला रिएक्शन एज पेरेंट्स गुस्सा क्यों होता है? ये हमारे पूरे माशरे का एक अलमिया है। हम सबसे पहले बच्चा अगर कोई सवाल करता है तो नो क्यों कहते हैं? हम उसकी बात को सुनते क्यों नहीं है? ये वो सवालात हैं जो मैं आने के बाद करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक है जी। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बात की गई थी, मैंने जो जाने से पहले बात की थी कि हम हमेशा नो कह देते हैं, पहला हमारा आंसर ही रहता है, एग्रेशन हमारा जवाब होता है अपने बच्चे के लिए, बात उसकी ना सुनना। इसकी वजूहत क्या होती हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स बच्चे को सुनते ही नहीं हैं। अगर बच्चे ने एक टेंट्रम्स थ्रो किए हैं, उसने चीज़ें फॉर एग्जांपल उसने ब्लॉक्स फेंके, व्हाई यू थ्रो इट, उठाओ इसको, फ़ौरन करो। ये जो डांटना है ना फ़ौरन, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे को टाइम देना चाहिए। डोंट बी मैसी, ओके। अभी मैं और मेरा बेटा सब कुछ हम इकट्ठे उठाएंगे। अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठ के ज़मीन पे वो ब्लॉक्स उठा के बॉक्स में डालेंगे ना, वो सीख जाएगा। बिहेवियर्स इसी तरह से ख़राब होते हैं। हम अभी तक ना मोबाइल पे हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो मैं अपने सराउंडिंग में देख रही हूँ और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो ये भी है कि अगर एक बच्चे के बिहेवियर ख़राब है, हमने काम करना उसके ऊपर। अब माँ बाप दादा दादी सब मिल के करेंगे। अगर माँ ने कह दिया है कि बेटे आपने ये काम नहीं करना, तो बाप को भी चाहिए कि वो इस पे एग्री करे। अब बाज़ वक़्त बच्चे के बिहेवियर क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्योंकि माँ ने कह दिया नहीं करना, लेकिन बाप ने कहा कोई बात नहीं। बच्चा कहीं पे गया है, मॉल में गया, उसने कहा नहीं मैंने ये टेडी बियर लेना ही लेना है।
तो बाप कहता है, माँ कह रही है नहीं ना नहीं लेके देना, और बाप कह रहा है कमाते तो इसी के लिए है ना, ले देते हैं। बच्चे का बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर वो रीइंफोर्स हो गया। सो यू थिंक एज अ टीम पेरेंट काम नहीं करते? सो इसमें बेसिकली 3 फेजेज़ हमारी हैं। एक है पैदाइश से लेकर 7 साल तक, 8 से 14 साल तक, और 14 साल से 21 साल तक। 21 साल के बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो होती है जो आप चाहते हैं। पहले 7 साल जो हैं इसमें बच्चे को आपने क्या करना है, अगले 14 साल में 7 में क्या करना है, ये 3 स्लॉट्स हैं। या मैं क्विकली एक बात शेयर करना चाहूँगा कि बच्चे की कुछ, बच्चे से एनीबॉडी हर एक की नीड है। कुछ फिज़िकल नीड्स हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, कुछ उसकी इमोशनल नीड्स हैं, कुछ सोशल नीड्स हैं, और इन चारों के इक्वल जो है वो उसकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं। अगर ये पांचों के दरमियान आप बैलेंस नहीं कर पाते, किसी एक को फोकस करेंगे तो एक ही चीज़ ग्रो करेगी, और वो जो इतनी ग्रो कर जाएगी, और बाकी एरियाज़ में हम उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर सजदे भी शुरू कर देंगे, ज़कात भी दे रहे हैं, सदका खैरात भी शुरू कर देंगे, उसको बैलेंस करना चाहिए, लेकिन पिछली पूरी ज़िंदगी उसको एंजॉय नहीं कर सके। उम्र के आखिरी हिस्से में एहसास होता है कि टाइम बहुत हो गया ना। क्वेश्चन कम्स ओवर हियर कि ये चीज़ें हमने 7 साल की उम्र में रखनी है सर। 7 साल की हुक्म ये है कि 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज की तलकीन करें, और 10 साल में अगर नमाज अदा नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा सा पनिश करें। सो इट मीन्स कि नमाज इज़ व्हाट, नमाज इबादत अपनी जगह सर। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको ओपन माइंडनेस देती है सर, कंसंट्रेशन आपको देती है, आपको फिजिकली फिट रखती है। आप सजदा तभी कर पाएंगे जब आप फिजिकली फिट होंगे, तो रुकू सुजूद तब कर पाएंगे जब फिजिकली फिट हो। तो फिटनेस देती है, कंसंट्रेशन देती है, आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने में मदद देती है, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों, साइकोलॉजिकली बड़ा आपको फ्रेश रखती है, और ख़ास तौर पर आपको टाइम की मैनेजमेंट सिखाती है। यहाँ जो मैं पेरेंट्स को इस प्रोग्राम के थ्रू गुजारिश करना चाहूँगा, बच्चे कुछ स्किल्स हैं जो उसकी 14 साल की उम्र तक मुकम्मल होने चाहिए। सबसे जो पहली चीज़ है बच्चे की कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन का जो पहला चैप्टर वो लिसनिंग है। बच्चा इस उम्र में 7 साल तक सुनना चाहता है, सुन सकता है, सुनने की सलाहियत है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बड़े सम्राट ये होते हैं कि लिसनिंग ख़त्म हो जाती है, स्पीकिंग रह जाती है, और बच्चा फिर उसी बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कि जो वो कहना चाहता है लेट हिम से और लेट देम से रादर। तीसरी बात जो है वो है कम्युनिकेशन के बाद वो है टीम वर्क। जैसे भी बात हुई है, बड़ी खूबसूरत बात हुई है कि वो जो चीज़ गिर गई है ना, रात में और मिसेज़ ने अपने बेटे के रूम में जाकर हम इसकी एक चीज़ सेट की। हम उस रोज़ाना को कहते थे, अवॉइड कर जाता था, उसे मैस हुआ था। हमें कोई घंटा 2 घंटे लगाए उसके रूम में, जब वो गए, खुद बेटा गया, उसे देखा वो एवरीथिंग इज सेटल्ड। अब उन्हें एहसास हुआ कि इसको मुझे मेंटेन करना है। अब उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई है। पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं थे इस बात को, तो आपको खुद काम करना है इसके लिए, उसके साथ काम करना है सर आपको। डॉक्टर साहब, एक बिहेवियर बड़ा होता है कि जैसी बात होती है, बच्चे कुछ पूछते हैं तो पहला जवाब जो होता है पेरेंट्स की तरफ से वो नो होता है, या अगर कोई गलती कर दे तो एग्रेशन जो होता है वो उसका जवाब होता है, तंबीहाना इंतबाह किया जाता है बच्चों को। तो ये बिहेवियर क्या कहाँ लीड करता है सर? जी बहुत शुक्रिया साहिब। अगर इजाजत दें तो मैं एक बहुत ही अहम बात आपसे ये करना चाहता हूं सर, कि जिस तरीके से आप किसी को मोटरसाइकिल लेके दें अपने बच्चे को, तो आप अपनी प्लीज टेक्निकल टीम को कहिएगा आवाज बहुत इको कर रही है मेरी आवाज। ओके अच्छा एनीवेज मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह आप अपने बच्चे को मोटरसाइकिल लेके देते हैं तो आप मेक श्योर करना चाहिए कि हेलमेट पहनना इसको आता हो, इसको ड्राइविंग का लाइसेंस इसके पास हो, और इसको रोड सेंस हो सारी। अगर आप इसके बगैर मोटरसाइकिल ले देंगे तो बहुत खतरनाक होगा। इसी तरीके से जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो शादी का एक नतीजा अगली जनरेशन की कंटिन्यूएशन है। हमारे यहाँ एक बच्ची जिसने MBBS किया और एक लड़के ने फर्ज करें और किया, तो ब्रिलियंट थे अपने कैरियर में, हमने उन दोनों की शादी कर दी। 1 साल बाद अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात उनकी गोद में डाल दी। लेकिन उस घरों के माहौल के अंदर तो वो बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, वो तो घर में उसकी नौकरानियां और मुलाजिम काम करते थे, और वो तो कॉलेज स्कूल जाता था या जाती थी, और यूनिवर्सिटी में तो ये वाली एजुकेशन होती नहीं थी। तो उसको पेरेंटिंग का एक लफ्ज भी हमने नहीं सिखाया, और अब हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक बच्चे की ऐसी तरबियत करेगा जिसमें वो सारी बातें होंगी तो हम सारे बैठकर यहां कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस बात को एक मूवमेंट के तौर पे लेना चाहिए। जब पिछली हुकूमत में एक दफा मुझे मौका मिला था तो कि मुझे वहां किसी रहमतुल्लाह डाल जब अथॉरिटी बनी थी, उस सिलसिले में मैं जाके अर्ज कर सकूं, जो अभी जो हुकूमत है मैं उनसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि पेरेंटिंग को एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पर हमें लगाना चाहिए। उसके छोटे छोटे क्रैश कोर्स मौजूद हैं हमारे कैरिकुलम के अंदर। जो हमारे पोटेंशियल पेरेंट्स हैं
यानी वो बच्चियां जो मैट्रिक और एफए में हैं और वो लड़के जो मैट्रिक एफए बीए में हैं, इन सबको जहां डॉक्टरी सिखानी है, बाकी स्किल सिखाने हैं, कंप्यूटर साइंस सिखानी है, उनको एक्चुअली फॉर्मली सिखाने की जरूरत है कि जब बच्चा आपकी जिंदगी में आएगा तो आपने उसकी तरबियत कैसे करनी है। तो ये एक बुनियादी बात है जिसके लिए हमें करना, अदरवाइज हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सारे के सारे बुखार में पैरासिटामोल देने वाली बात है। जो ओरिजिनल डिजीज है, जो ओरिजिनल हमारी, जैसे बहुत अच्छा सर ने कहा है, 0 ईयर से लेकर 5 से 7 साल तक का एक सेगमेंट है, 7 से लेकर 13 साल का एक सेगमेंट है, और 13 साल के बाद उसकी एडल्ट लाइफ है। इन तीनों सेगमेंट्स के डूज और डोंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो जिस तरीके से हम 5 साल के बच्चे तक की तरबियत के लिए हमारे पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो 5 से 13 साल तक डिफरेंट हैं। तो वो सारे के सारे फॉर्मली हमें सिखाने की जरूरत है। क्योंकि वो फॉर्मली सीखे नहीं हुए, इसलिए मुआशरे में एक बेतरतीब सा मुआशरा डेवलप हो गया है। तो ये मेरी एक अर्ज है इसके सवाल के जवाब। मरीम, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और ये पांचों से सवाल है, मैं फर्दन जाऊँगा। अब चलिए, ये तो बात हो गई, हमने ये भी डिटर्मिन कर लिया कि हमको सब कुछ क्रैश कोर्सेज की भी ज़रूरत है, जो हम हमेशा से बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा शदीद मसला है, जब पेरेंट्स से कहते हैं ना कि जैसे आपने बात की थी, पेरेंट्स से कहते हैं कि टाइम आपने देना है, तो वो कहते हैं कि जी रोज़गार इतना मुश्किल है, इतना महंगा है, हम दे नहीं सकते, बच्चों की तालीम कैसे करवाएंगे अगर मैं यहाँ दूंगा। एक आम जुमला है, अगर मैं यहाँ टाइम दूंगा तो फिर मैं वर्क क्या करूँगा, मैं ऑफिस से थका आ रहा आता हूँ या मैं ऑफिस से थकी आ रही आती हूँ, मुझे घर भी देखना, मुझे तो पेरेंट्स के पास टाइम अवेलेबल नहीं होता बच्चों के लिए। इसमें क्या चेंजेस की जा सकती है? बिकॉज देखिए, ये रियलिटी है, इससे आप पर्दापोशी नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है उसमें तब्दीली तो करनी है। बच्चा आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात ये, कैसे इसको बनाया जा सकता है? मैं यहाँ पर अपनी एग्जांपल दूंगी कि मेरा जो वर्किंग आवर्स हैं वो 18 आवर्स हैं। ठीक है। तो उसमें मुझे सम टाइम ऐसा होता है कि मैं 2-2, 3-3 दिन अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देख पाती। ठीक है। लेकिन उसका ये है कि वीकेंड जो होता है ना, वो मेरा अपने बच्चों के लिए होता है। मैं दुनिया, आई हैव टू स्विच ऑफ द सेल फोन एंड आई हैव टू स्पेंड टाइम विद माई किड्स। तो सेम लाइक दैट, अगर लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो है, कुछ लोगों को डबल जॉब करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, घर आके वो पूरी की पूरी थकावट, स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, बच्चों को शोर अच्छा नहीं लग रहा, दे वॉन्ट टू टेक रेस्ट, तो उनके लिए भी यही सजेशन है, वीक में 1 डे तो ऐसा होना चाहिए दैट यू हैव टू स्पेंड विद योर किड्स। उन्हें पता हो कि यार ये जो इतनी एफर्ट कर रहा है। उसका इलाज क्या है जब वो कहते हैं कि जी हम तो रोजगार बहुत मुश्किल है, किस तरह से किया जाएगा? नहीं सर, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है ना पेरेंट्स को। उसका इलाज यही है कि उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि ये उन्हीं के बच्चे हैं और उन्होंने ही इनकी तरबियत करनी है, किसी थर्ड पर्सन ने आके नहीं करनी। अगर वो इतनी एफर्ट करके कमा रहे हैं तो उन्हीं के लिए कमा रहे हैं, उन्हीं के लिए कमा। तो वो कमाना एक अलग बात है, तरबियत एक अलग बात है। बिल्कुल, और आई थिंक ये बैलेंस उनको नहीं आता, बैलेंस ही नहीं आता उनको। बिल्कुल, मदर्स को यही कहा जाता है कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। अगर आप बच्चे को अच्छा ट्रीट करेंगी, बच्चे को मतलब आप अग्रेसिव होंगी, तो बच्चा भी आपसे यही चीज़ सीखेगा। इसलिए बच्चे को टाइम दें, बच्चे को अपनी छोटी छोटी लर्निंग के बारे में बताएं कि आपने सोसाइटी में कम्युनिकेट कैसे करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल लोग छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं, गाली गलौज शुरू हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि बच्चों को पेशेंट सिखाएं कि आपने सब्र कैसे करना है, किसी की बात को इग्नोर कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो घर से सीखता है। बच्चे की तरबियत जो है वो हमेशा घर से स्टार्ट होती है। यस मैम। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स कमा रहे हैं लेकिन अपने बच्चे को वो डे केयर में भेज देते हैं। डे केयर में भेजने का अगर मैं एक उसमें नुकसान देखूँ तो मैं ये देख रही हूँ आजकल कि बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हो रही, बच्चे के स्पीच इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे होते वो बोल सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे। तो अब एक तो गुड लिसनर नहीं है पेरेंट्स। एक बच्चा है, अगर वो आपसे बात करना चाह रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ओके ठहर मैं जल्दी से किचन से हुआ हूँ फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ, या फादर कहते हैं ओके मैं बेटे थोड़ी देर बाद आपकी बात सुनता हूँ। तो गुड लिसनर बने। अगर अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको गुड लिसनर होना चाहिए। सर भाई, मैं डॉक्टर साहब की बात को इससे एग्री करते हुए बात को कि ये असल में पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि दे आर द पेरेंट्स। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें कहते हैं बच्चे को टाइम देना चाहिए। हम वो टाइम देंगे जो हमारे पास बचा खुचा टाइम होगा। मुमकिन है वो बच्चे को टाइम से ना चाहिए हो, जिस तरह हम 50-60 साल के बाद अल्लाह को टाइम देते हैं जगह ने वेले होकर। बच्चे को क्वालिटी टाइम देना नहीं है, बच्चे से टाइम आपने लेना है। सर हम अपने बच्चे का बचपन अपने ग्रैंड किड्स में ढूंढते हैं।
गलत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के लिए, बट अपने ग्रैंड किड्स के लिए आपके पास बहुत टाइम होता है। सर बच्चे से अपना टाइम लेना है, जिस तरह आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो ना, बच्चे से टाइम लो कि बेटा कब आप फारिग होंगे, मैं आपसे कुछ गपशप करनी है आपसे यार को मिला, उसको ऑनर फील करें। अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो बच्चे को बचपन से डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू कर दो, उसको जर्नल कहना शुरू कर दो, उससे टाइम लो, उसके पास जाकर बैठो, उसको ऑनर फील हो कि समबडी इज ऑनरिंग मी। वगैरह ये गैजेट उसको बहुत कुछ दे रहा है जो आप उसको दे नहीं पाते। सर डॉक्टर साहब यही सवाल आपसे भी है, मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो आप इसको जवाब दीजिएगा। और एक सवाल और कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, हमारे कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट होते हैं, हम कहते कुछ हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बच्चा कुछ और बोलेगा। हम झूठ बोलते हैं लेकिन बच्चा हमें झूठ बोलते हुए देखता है और बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सच बोलेगा। ये हमारे माशरे में कितना बिगाड़ पैदा करता है। ब्रेक के बाद। Alright जी, once again, Assalamu alaikum and welcome back to Marfa Cafe. Right now, we rise in love. Okay, that's really nice. That's really nice. I believe that. I believe that. आपको देख के भी मुझे लगता है। आज क्या लेके आए जाहिद भाई? आज जी रेड ड्रैगन चिकन है। Okay, रेड ड्रैगन चिकन जी विद राइस। सर क्या डलता है? सर बहुत अच्छी लग रही है सर, एपेटाइजिंग लग रही है बहुत। इसमें सॉसेस ज़्यादा कमाल करती हैं, जिसमें थाई बेसल सॉस, थाई सॉस है, चिली सॉस है। क्या कहा आपने? सासें? सॉसेस ओके। जोन सी ना इसमें मैंने सुना नहीं मुझे लगा आप मदर इन लॉज की बात कर रहे हैं। सर वो भी काम करती हैं नहीं, मजाक है, सिली ह्यूमर है प्लीज, और कुछ नहीं। हाँ जी, तो वो इसमें थाई सॉस, चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, पॉइजन सॉस, उसके बाद इसके अंदर बाकी जो केचप है उसमें जब करते हैं चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च भी डलती है। सर सॉस कोई भी हो सॉसी होती है। हाँ सासी होती है। नहीं मैंने सॉस का, आपने सॉस का सर। पर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है तो मैं डॉक्टर साहब के पास स्काइप पे जा रहा हूँ। पहले डॉक्टर साहब जहाँ से बात अधूरी छोड़ी थी वहीं से शुरू कीजिए। ये क्या सिलसिला है? अगर कॉन्ट्रडिक्शन वो देखेगा अपने वालिदैन की तो सर फिर किस तरह से वो कुछ और कर पाएगा? जी साहिर बहुत बहुत शुक्रिया। कि ऐसे है कि जो जैसे बार बार दोहराया जा चुका है कि 5 साल की उम्र में बच्चे की तरबियत के सिलसिले में जो हम मुंह से निकालते हैं, जो उसको ऑर्डर देते हैं, जो नसीहतें करते हैं, वो उसका कोई रोल नहीं है। रोल है तो अनफॉर्चुनेटली काउंटर कि तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो इस बात का काफी इम्कान है कि वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो। 5 साल की उम्र में बच्चा वो नहीं करता जो हम उसे करने के लिए कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम करते हैं। लिहाजा अगर बच्चा देख रहा है कि वालिद झूठ बोल रहे हैं, वालिद का रवैया, जैसे अभी आप ऑफ कैमरा थे तो मुझे भी आवाज आ रही थी कि अगर फर्ज करें वो देख रहा है कि वालिद का रवैया मुलाजमों से बहुत खराब है, वालिद का रवैया वालदा के साथ और घर के और लोगों से और वालदा का वाइस वर्सा, तो बच्चे के जहन में वो पैटर्न बन जाता है और वो उसको सही और गलत रिकॉर्ड नहीं करता। यानी अगर बाप हर वक्त चिल्लाता रहता है, गुस्से में रहता है, या माँ हर वक्त एक एग्रेशन में रहती है, बच्चा उसको सही या गलत के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करता, बच्चा उसको एक नॉर्मल पैटर्न के तौर पे रिकॉर्ड करता है। इसीलिए आपने बहुत से एडल्ट देखे होंगे, सारी दुनिया को कह रही होती है तुम ऐसा किया करो, इसकी वजह से तुम्हारी 3 जगह से नौकरी चली गई है, तुम लोगों को 2 दफा जेल जा चुके हो, वगैरह वगैरह, मगर उनका पैटर्न ठीक ही नहीं हो रहा होता। इसलिए कि उस जमाने में उनके लिए जो नॉर्मल के तौर पर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है वही उनके पैटर्न को प्ले करती है। लिहाजा इसका हल और इसका वो यही है कि जिस वक्त बच्चा हो तो वालिदैन को इस बात का पता हो कि वालिद का एक जोर से चीखना और मां को हिट करना फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे की जिंदगी में कितना ज्यादा इर्रिपेरेबल लॉस कर सकता है। तो ये मेरा ख्याल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से राय लूँगा बहुत, लेकिन डॉक्टर साहब ये अभी सिलसिला हुआ तो हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इसको दोबारा अगले 15 दिनों के अंदर दोबारा इस मौजू पे बात करते हैं, ताकि इस पर अभी तो बात शुरू हुई है और आई थिंक ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं। एंड आई 100% एग्री विद यू व्हेन यू सेड कि ये मूवमेंट होनी चाहिए, ये डेफिनेटली मूवमेंट होनी चाहिए। पेरेंटिंग हमें आनी चाहिए और हमको ये सिखानी चाहिए कि आप अपनी अगली नस्ल को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे और क्या करेंगे। बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली 30 सेकंड्स टू ऑल ऑफ यू, विल स्टार्ट विद यू सर। 30 सेकंड्स में क्या टिप देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को? या सबसे पहले पेरेंट्स के लिए यही है कि वो अपने आप को ये महसूस करें कि दे आर द पेरेंट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल। जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए पेरेंट्स लेंगे तो फिर डेफिनेटली वो अपने स्केड्यूल को, ये बाकी सारे मामलात को वो शेड्यूल करेंगे, ना कि कोई उनको शेड्यूल करके बनाकर देगा। जब इसको वो ऑन नहीं करेंगे इस चीज़ को और अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को शेयर करेंगे तो उस शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मॉनिटर उन्होंने ही करना है। तो पेरेंट्स को पहले रियलाइज़ करना है, इस बात को ऑन करना है कि ये किड्स मेरे हैं,
ये किसी टीचर के नहीं है, किसी आया के नहीं है, किसी ड्राइवर के नहीं है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, आपके बच्चों के ज़रिए वो अर्न कर रहे हैं। यू आर द पेरेंट्स एंड यू आर टू रियलाइज इट, और इसको ऑन करने के बाद यू आर टू मूव फर्दर। मैम मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले खुद काम डाउन रहे। कुछ मदर्स होती हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं। अब वो जब पैनिक होती हैं ना तो फिर बच्चा पैनिक की वजह शौहर होते हैं, वो बच्चा नहीं होता। पैनिक होने की वजह से बच्चों पे रिएक्ट करती हैं। हाँ, वो उसकी वजह से बच्चे के बिहेवियर नेगेटिव हो जाते हैं। तो बस पैनिक और शौहर के पैनिक की वजह बेगम होती हैं। ऐसे बच्चे जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे हमेशा साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा ऐसी, जैसे आप बच्चों को कूल डाउन बनाना चाहते हैं तो अग्रेशन और गुस्सा वाकई आता है, लेकिन ये गुस्सा जो है बच्चों में ट्रांसफ़र मत करें। आप बच्चों के साथ सारा दिन इंग्लिश में बात करें, लेकिन अपनी मेड के साथ जो है वो शाउट करें तो बच्चा आपके नेगेटिव बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा, इसीलिए नेगेटिव उन चीज़ों से दूर रहें। पेशेंस सिखाने के लिए, तरबियत करने के लिए पहले पेरेंट्स की होनी चाहिए। वो अपने आप को सब्र करना, चीज़ों को समझना सिखाएं। फिर उसके बाद लेट्स सपोज कि मैं अपने बच्चे पे शाउट कर रही हूँ तो वो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। मैं शाउट करूँगी तो वो मेरे ऊपर शाउट करेगा ही, क्योंकि वो शाउट तो मैं सिखा रही हूँ। मैं उसे झंझोड़ूंगी, वो मुझे तो नहीं झंझोड़ सकता, मेरे अलावा किसी और के साथ वो वैसा ही बिहेवियर करेगा। तो मैंने ये अपने ही स्टूडेंट से भी सीखा कि मुझे एक रात नींद नहीं आई कि मैंने यार इशाल को ऐसे किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने नेक्स्ट डे उसे सॉरी किया, क्योंकि वो जो बैड बिहेवियर था मैंने उसको सिखाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ने बात की, और हम सब ने बात की पेरेंट्स के हवाले से, और आई थिंक सभी ने कहा कि बच्चे जो होते हैं वही कुछ सीखते हैं जो पेरेंट्स उन्हें देते हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट एंड आई वॉज रियली फॉर्चुनेट इनफ टू हैव पेरेंट्स लाइक माइन। लेकिन मैं पेरेंट्स के हवाले से बात करूँगा। डॉक्टर जावेद अख्तर की एक नज़्म है जो मुझे हमेशा याद रहती है, और वो माँ के हवाले से है। मुझको यकीन है सच कहती थीं जो भी अम्मी कहती थीं, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थीं। एक ये दिन के लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन के एक ज़रा सी बात पे नदियां बहती थीं। मुझको यकीन है सच कहती थीं जो भी अम्मी कहती थीं। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात करूँगा, मुझे नहीं पता ये जनरेशन कौन सी है, लेकिन मेरी जनरेशन में अगर मैंने वो सब किया होता जो मेरी माँ ने मुझसे कहा था, कहीं कहीं मैंने वो नहीं किया, तो आप यकीन मानिए ज़िंदगी का कोई दुख मुझे नहीं मिल सकता था। आई नो पेरेंट्स को सुनना चाहिए, लेकिन यू ऑल्सो डू लिसन टू योर पेरेंट्स। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।